लोकतंत्र की मूल धारणा सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना, यही लोकतंत्र की मूल धारणा होनी चाहिए। एक और शब्द है विकेंद्रीकरण। प्रशासन का निचले स्तर के लोगों को शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारी सौंपना, यह है विकेंद्रीकरण। और सरल भाषा में कहा जाए तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी निचले स्तर के लोगों को अधिकार और शक्तियां सौंपना ही सच्ची लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा है। आज हम भारत में आजादी के बाद पंचायती राज संस्थाओं का विकास क्रम, यानी कौन कौन सी समितियां पंचायती राज के लिए बनाई गई, बलवंत राय मेहता समिति से 73वां और 74वें संविधान संशोधन की डिटेल व्याख्या पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि क्या विकास क्रम रहा इन पंचायती राज संस्थाओं का। अगर हम इसके आरंभिक इतिहास को समझने का प्रयास करें, भारत के आरंभिक इतिहास को समझने का प्रयास करें, तो आप वैदिक कालीन सभ्यता से ही आप सभा, समिति और विदत नाम की संस्थाओं के बारे में जानते हैं। वैदिक काल में भी सभा और समिति नाम की संस्थाएं काम करती थी, जो निचले स्तर के लोगों को शक्तियां और अधिकार प्रदान करती थी। मौर्य काल में भी आपको सुनने को मिलेगा इन संस्थाओं का रूप, गुप्त काल में भी सुनने को मिलेगा। उसके बाद आने वाले जो राजपूत कालीन शासन था, वहां भी आपको ये चीज आसानी से देखने को मिल जाएगा। भारत में जब मुसलमानों का शासन आया, यानी जब सैनिक शासन रहा, तो उस सैनिक शासन के दरमियान इस प्रकार की संस्थाएं दबी रह गई। अंग्रेजों के आने के बाद सबसे पहला प्रयास निचले स्तर के लोगों, यानी ग्रामीण स्तर के लोगों को अधिकार और शक्तियां प्रदान करने के लिए सबसे पहला प्रयास लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में किया गया। लेकिन सबसे असली प्रयास जो था वो था 1882 से 1884 के बीच में लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन ने ही बहुत सारी स्थानीय स्तर पर संस्थाओं का गठन किया, ग्राम स्तर पर तालुका बोर्ड बनाए, नगर स्तर पर पंचायत समितियां वगैरह बनाई, उनको अधिकार और शक्तियां दिया, यहां तक कि करों का विभाजन भी 3 स्तर पर किया गया। इसलिए उस कालखंड को राजनीतिक विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहने की बजाय आर्थिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा में समेटना ज्यादा उचित होता है। लॉर्ड रिपन के बाद उन्होंने जो सिस्टम अपनाया था, उस पूरे सिस्टम को आगे अंग्रेजों ने इंप्लीमेंट किया। 1919 के अधिनियम में भी उनके लिए कुछ प्रावधान थे। 1929 का जब समय आया, जब पूर्ण आजादी की लड़ाई लड़ी गई, तो इस दरमियान पंचायती संस्थाओं की उपेक्षा की गई, क्योंकि सारे व्यक्ति जो है आजादी की लड़ाई में कूद चुके थे। 1935 में भी कुछ अधिनियम लाए गए थे। भारत आजाद हुआ। भारत की आजादी के दरमियान जो गांधी जी का विचार था, जब तक गांवों का विकास संभव नहीं होगा तब तक इस देश में राम राज्य नहीं लाया जा सकता। इसी बात को संविधान सभा में बहुत सही तरीके से उठाया गया और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत एक नीति तत्व के रूप में इसे जोड़ा गया। पंचायतों को शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का प्रयास राज्य करेगा। चूंकि ये डीपीएसपी का विषय था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व, वे तत्व हैं संविधान के द्वारा दिए गए, वे निर्देश हैं जिनकी सहायता से राज्य इस देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण लाने का प्रयास करेगा। तो चूंकि एक डीपीएसपी का विषय था, सभी राज्यों, क्योंकि अधिनियम नहीं था सरल भाषा में, इसलिए सभी राज्यों पर इसे लागू करना संभव भी नहीं था। लेकिन जैसी आजादी मिली तो इसी प्रक्रिया को नेहरू जी ने आगे बढ़ाया और गांवों के सर्वांगीण विकास की एक रूपरेखा खींची। और 2 अक्टूबर 1952 को सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का वही उद्देश्य था कि बहुत सारी योजनाएं बनाना गांव के लोगों के लिए और उसे इम्प्लीमेंट करना उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के माध्यम से, पंचायत समितियों के माध्यम से। लेकिन सरकारी मशीनरी को ज्यादा अधिकार दिए गए। सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की उदासीनता, भ्रष्टाचार, जन जागरूकता की कमी, लोगों की कम भागीदारी, ऐसे बहुत सारे कारण थे। जैसे सामुदायिक विकास
सामुदायिक विकास योजना को कमजोर कर दिया और ये योजना बुरी तरह से असफल हुई। बहुत सारा पैसा इस पे खर्च हो गया। तब जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास योजना की रूपरेखा या उसकी असफलता की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, जिसका ये काम था जो सामुदायिक विकास योजना असफल हुई है उस सामुदायिक विकास योजना के असफलता के कारणों की हम विवेचना करें। तो 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए जो समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। 1957 में इस समिति का गठन किया गया था जिसने 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लोगों की कम भागीदारी, लोगों के न जुड़ने को इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बताया और असफलता के कारण बताने के साथ साथ उन्होंने कुछ सिफारिश की। इसलिए ये समिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो प्रमुख सिफारिश थे उनमें सबसे पहला सिफारिश था त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की उन्होंने। त्रिस्तरीय पंचायत का तात्पर्य है ग्राम स्तर पर, खंड यानी ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था। ग्राम स्तर के पंचायत को ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर के पंचायत को ब्लॉक स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर के पंचायत को जिला परिषद। आप जानते भी हैं आज भी ये 3 रूपों में स्थित है। उन्होंने इसकी वकालत की थी। ठीक है। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान भी इसमें थे। ग्राम पंचायत स्तर के चुनाव प्रत्यक्ष होने चाहिए, पंच सरपंच डायरेक्ट चुने जाएं और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो सदस्य होंगे वो इनडायरेक्ट चुने जाएं। ठीक है। उसके बाद पहली बार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। एक पंचायत समिति बनाई जाए। पंचायत जो समिति होगी तो कार्यकारी संस्था का रूप रखे, तो जिला परिषद होगा वो सलाहकारी होगी, यानी ब्लॉक लेवल और जो ग्राम स्तर की जो पंचायत समिति होगी वो एक्टिंग होगी, यानी वो काम करेगी और मॉनिटरिंग की भूमिका में किसे रखा जाएगा, जिला परिषद को रखा जाएगा। ठीक है। इस समिति की सिफारिश को मानते हुए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस समिति की सिफारिश को मानते हुए सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में प्रायोगिक तौर पर 1958 में से लागू किया गया और आंध्र प्रदेश में लागू करने के बाद यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं परीक्षा में। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सबसे पहले, ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले के, ध्यान रखिएगा इस तिथि को नोट कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को इनकी सिफारिशों को मानते हुए राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया। अब उसके बाद 11 अक्टूबर, दशहरा का दिन था, 11 अक्टूबर 1859 को आंध्र प्रदेश का जब महबूब नगर है, सेकेंड वो जिला है, सेकेंड वो स्थान है, जिला नहीं स्थान है जहां पर पंचायती राज को लागू किया गया। फिर क्या हुआ, धीरे से आंध्र प्रदेश और राजस्थान के 2 स्थानों पर लागू करने के बाद धीरे धीरे साल भर के भीतर में इस व्यवस्था को पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया और आने वाले 1 साल के दरमियान लगभग 8 राज्य थे जहां से मध्य प्रदेश भी शामिल था, 8 राज्यों में इस पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। अभी ये संवैधानिक दर्जा इसका पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, सिर्फ इसे लागू किया गया। यहाँ एक प्रश्न और बनता है जिसे बहुत ध्यान से आपको समझना है। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? अगर सवाल पूछा जाता है तो बहुत अधिकांश बच्चों के दिमाग में उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। समझिए इस चीज को, मैंने अधिनियम शब्द का प्रयोग नहीं किया है। पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। अभी अधिनियम बना नहीं है, अभी पंचायती राज को क्या किया गया है? लागू किया गया है। पंचायती राज को जब लागू किया गया, ठीक है, चूंकि ये अधिनियमित नहीं था, भारत के संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, तो संवैधानिक नहीं होने के कारण
जो संस्थाएं थी वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही थी का मतलब, जैसे आज राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर 5 साल पूरा हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव करा लेते हैं, और 5 साल के बाद नए राष्ट्रपति, भले वो वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए, वो मैटर नहीं करता। 5 साल के भीतर अगर चुनाव होना है तो चुनाव होना ही है, भारत के संविधान की हत्या हो जाएगी। तो अगर वो कोई भी संवैधानिक प्रावधान है, इसका मतलब है जो संविधान, भारत के संविधान में जो लिख दिया गया है उसी लिखे के अनुरूप व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलेंगी। तो चूंकि संवैधानिक नहीं था तो कहीं किसी पंचायत का कार्यकाल पूरा होने के बाद 1 साल 2 साल से चुनाव नहीं होते थे, कई जगह फंड नहीं पहुंचते थे, कई जगह ऐसी स्थितियां होती थी कि अगर पंचायत निलंबित होगी तो निलंबित ही रह जाती थी, क्योंकि संवैधानिक है नहीं। जबकि आज आप समझते हैं कि पंचायत को अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि अगर निलंबित होती है तो आगे के प्रावधान क्या होंगे, अगर पंचायत सस्पेंड होगी तो फिर से चुनाव होंगे, 6 महीने का टाइम अगर बचा हुआ नहीं है तो चुनाव नहीं होंगे। ऐसे सारे रूल्स रेगुलेशन आज हैं, उस समय कोई रूल्स रेगुलेशन था नहीं। पंचायती राज किस तरीके से काम करेगी, वो सारे रूल्स रेगुलेशन जीवित थे, वो थे, लेकिन अधिनियमित नहीं होने के कारण अवस्थाएं ज्यादा फैली। ठीक है, ऐसे कंडीशन पे आगे आप ध्यान से समझिएगा। तो सेकेंड जो समिति बनती है वो है अशोक मेहता समिति 1977 में। बलवंत राय मेहता के जो सुपुत्र हैं वो हैं अशोक मेहता। ये जो कालखंड था ये था जनता दल की सरकार का। भारत में इंदिरा गांधी की सरकार इमरजेंसी के कारण गिर चुकी थी, और अभी जो सेशन था, अभी जो काल था, वो था इनका मोरारजी भाई देसाई, गुजरात के थे देसाई भाई, और 5 दलों की सरकार, जनता दल की मिलीजुली सरकार काम कर रही थी। तो इन्होंने अशोक मेहता को नियुक्त किया इन पंचायती राज संस्थाओं के पुनः विकास के लिए कि क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्यों समितियां जो है सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। इन्होंने अशोक मेहता ने 13 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी अशोक मेहता के अध्यक्षता में, जो आज तक की सबसे बड़ी समिति मानी जाती है। इसमें ध्यान रखिएगा 137 सिफारिश दी गई, 137 बिंदुओं पर सिफारिश दी गई, जो बहुत ज्यादा है। अब हम 137 तो पढ़ेंगे नहीं, जो प्रमुख सिफारिश थी, हमारे काम का भी है, सभी के काम का है। इस सिलेबस आप याद रखिएगा कि छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक में भी आएगा, है ना। तो कुछ प्रमुख सिफारिशें थी। जैसे सबसे पहली सिफारिश थी द्विस्तरीय पंचायत की वकालत की इन्होंने। द्विस्तरीय का मतलब ग्रामीण स्तर पर पंचायत की वकालत नहीं की, ब्लॉक लेवल पर एक पंचायत होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंचायत होगा, यानी जिला पंचायत और जनपद पंचायत, सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करें, होना चाहिए। जो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत होगा उसमें 10 से 15 गांव होने चाहिए, और 15,000 से लेकर 20,000 की जनसंख्या पर ध्यान रखिएगा इस चीज को, मंडल पंचायत स्थापित हो। और निचले स्तर के पंचायत की उपेक्षा की गई। ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था का मतलब ही ग्राम पंचायत से, अगर आप उनकी उपेक्षा करेंगे तो जाहिर सी बात है ये योजना जो है, ये सिफारिश जो है असफल होगी। उसके अलावा उन्होंने और भी कुछ बातें अपने रखी गई थी। न्याय पंचायत की वकालत की थी, ग्राम पंचायतों को समाप्त करने की वकालत हुई। न्याय पंचायत का मतलब समझते हैं, आज भी कई सारे ग्राम के अंतर्गत न्याय पंचायत बना हुआ है। अब किसी की बकरी को कोई अगर मार के खा गया, अब वो उसने ऑब्जेक्शन किया कि मेरी बकरी मेरा पड़ोसी मार के खा गया, तो पड़ोसी बोलता है कि उसी कलर की बकरी मैंने भी खरीदी थी, वो मेरी बकरी थी। अब उस छोटी सी बकरी की लड़ाई को लेकर के आप कोर्ट थोड़ी ना जाएंगे। तो ऐसे छोटे स्तर पर जो है, निचले स्तर पर गांव में न्याय पंचायत बना होता है ना। तो न्याय पंचायत की वकालत की इन्होंने, ग्राम पंचायत को समाप्त करने की वकालत की। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने के बाद कही गई पंचायतों का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 4 साल होना चाहिए, ये कहा गया। सबसे निचले स्तर की उपेक्षा करने के कारण ये सबसे कमजोर कड़ी थी। ठीक है, जनता दल की सरकार उस दरमियान गिर गई और इंदिरा गांधी की सरकार बन चुकी थी जब इनकी सिफारिशें आई। इंदिरा गांधी ने इस समिति की सिफारिशों को अधूरा मानते हुए अस्वीकार कर दिया। उसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं ध्यान रखिएगा, नाइनटीन 1978
वैसे बहुत सारी समितियां बनी हुई हैं, लेकिन सारी समितियां परीक्षा के हिसाब से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, छोटी मोटी समितियां होती हैं। जो सारी महत्वपूर्ण समितियां हैं उनको ही आपको पढ़ना है, वही परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। दांतेवाला समिति 1978, इन्होंने खंड स्तर पर नियोजन की सिफारिश की। ध्यान रखिएगा इस चीज को ना। ये हनुमंतराव समिति, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, 83 84 होगा, 83 एक्चुअल में होता है, 83 में स्थापित की गई थी, इन्होंने रिपोर्ट 84 में प्रस्तुत की, यहां मिस्टेक है। तो इसके बाद आया दांतेवाला समिति 1978 में, खंड स्तर पर नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग, ब्लॉक लेवल को अधिकार दिया गया प्लानिंग करने के लिए, हाँ, इनकी एक प्रमुख सिफारिश थी। 78 के बाद सीधा पहुंच जाएंगे हम लोग यहां पर GVK राव समिति, यह है 1985 में। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की समीक्षा और परीक्षण के लिए इस समिति को स्थापित किया गया था योजना आयोग की सिफारिश पर। ग्रामीण विकास का मतलब क्या है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के रूप में होगा, फंड की व्यवस्था इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। तो ग्रामीण विकास तभी होगा जब फंड होगा। तो किस तरीके से गांव का विकास किया जा सकता है, उनकी गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, ऐसे बहुत सारे मानक बिंदु हो सकते हैं वहां। तो उन बिंदुओं के आधार पर, ठीक है, समीक्षा और परीक्षण करने के लिए GVK राव समिति को स्थापित किया गया था। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सिफारिश की। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था 4 स्तरीय समिति की सिफारिश की, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम पंचायत, और सबसे ज्यादा महत्व दिया था इसको जिला परिषद को। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की गई थी। नियमित अंतराल पर हर एक 5 साल पे चुनाव होने चाहिए, इसकी सिफारिश की गई थी। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा हनुमंतराव समिति 1983-84 में, 83 रखिएगा, परीक्षा में 83 आएगा, वहां सुधरेगा। तो जिला स्तर पर इन्होंने, जैसे यहाँ पर दांतेवाला समिति ने ब्लॉक स्तर पर प्लानिंग की बात की थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग की सिफारिश की थी हनुमंत राव समिति। हनुमंत राव समिति होगा, हनुमंत समिति लिखा है, हनुमंत राव समिति होगा, उसे भी सुधार के पढ़ेंगे। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आता है? परीक्षा में आपको सारी समितियों को आरोही और अवरोही क्रम में जमाने के लिए आता है। ठीक है, जो अगली समिति है वो है LM सिंघवी समिति, जिसे हम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति कहते हैं। 1986 में समिति का गठन किया गया था। ये पहली बार ऐसा है जब इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग की। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, ठीक है, अधिनियमित करने की बात उठाई। परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा इसमें से किस समिति ने सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की, तो आंसर आएगा LM सिंघवी समिति 1986। इसके बाद जो अभी हम समझेंगे आगे, थुंगल समिति, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग की। तो अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो दोनों लगेगी। पहले किसने सिफारिश की बोलेगा तो फिर LM लक्ष्मी सिंघवी समिति, इसको समझना है अपने को ना। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पहली बार मांग उठी। नियमित चुनाव होना चाहिए गैर दलीय आधार पे, न्याय पंचायत ग्राम न्यायालय की स्थापना भी हो, और वित्तीय संसाधन फंड वगैरह उनको अवेलेबल कराया जाए, है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। देखिए परीक्षा में बहुत डिटेल से नहीं पूछता है, मेंस वगैरह जब आप लिखना रहेगा तो सब आपको काम आएगा, फैक्चुअल डाटा ज्यादा पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बार कहानी तरह पढ़ लेंगे, दिमाग हमारे बैठेगा। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे PK थुंगल समिति 1988। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, है ना। ठीक है, एक समिति का गठन फिर से किया गया, PK थुंगल समिति 1988 में। यह समिति स्थापित की गई थी 1986 में, यह समिति स्थापित की 1988 में। नियमित चुनाव हो, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही उन्होंने। तो पहली बार जिस समिति ने राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही वो PK थुंगल समिति है। स्थानीय संस्थाओं को उचित कार्य सौंपने, धन मुहैया कराने की सिफारिश की गई। महिला आरक्षण तीनों स्तर पे होना चाहिए। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी, और इन्हीं, ध्यान रखिए, इन्हीं थुंगल समिति की सिफारिश को आधार मानकर राजीव गांधी ने सबसे पहले 64वां संविधान संशोधन विधेयक बिल जब पास हो जाए तो एक्ट यानी अधिनियम, और अगर कागजों का पुलंदा है, पास नहीं हुआ है तो बिल, विधेयक, दोनों एक शब्द है। तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 लोकसभा में पास किया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था, इसलिए यह बिल राज्यसभा में पास नहीं हुआ।
और यह अधिनियम बनते बनते यहाँ रह गया। और कहा भी जाता है कि इस बिल के द्वारा केंद्र को अधिक तवज्जो दी गई थी, ग्रामीण स्तर की शक्तियों को अटैच कर दिया गया था केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया था, इसीलिए ये पास नहीं हुआ है राज्यसभा में। जब बहस हुई तो ऐसा कहा गया। अब ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद आया 1988 में गाडगिल समिति, और गाडगिल समिति इन्होंने भी वही बात कही, ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था पर पुनः विचार करने के लिए, एक बार वो फेल हो चुका है अधिनियम, सरकार बदल चुकी है, इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आ गई, वीपी सिंह सरकार, मंडल आयोग वाली सरकार आप जानते होंगे, है ना। तो गाडगिल समिति की सिफारिश के आधार पर 65वां संविधान संशोधन विधेयक यानी बिल फिर से पेश किया 1889 में। 1880 वहां गलत छपा है, 1989 है वो, 18 कैसे होगा ना। 1989 में वीपी सिंह द्वारा लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन पास होने से पहले ही इस सरकार, ध्यान रखिएगा, गिर गई। वहां सुधारेंगे, यहाँ 1989 होगा, वहां टाइपिंग में मिस्टेक, लिखने में मिस्टेक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे समझ में। तो 1989 में वीपी सिंह की सरकार इस बिल को पेश करती है लोकसभा में, लेकिन लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, बहस चल रही है, वोटिंग नहीं हुई है, उससे पहले ही इनकी सरकार गिर गई। तो जब उनकी सरकार गिर गई तो बिल वहीं खारिज हो गया, ठीक है। आगे आने वाले समय में ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहां पर फिर एक समिति की स्थापना हुई आगे, गाडगिल समिति, जो 1988 में ये समिति स्थापित की गई थी। इसी गाडगिल समिति की रिपोर्ट को आधार मान करके आगे हम पहुंचेंगे, सीधा पहुंच जाइए यहां पर 1992। तो इसी गाडगिल समिति की रिपोर्ट को आधार मानकर 1992 में राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव के प्रयासों से ही 1992 में गाडगिल समिति की सिफारिश पर ही पंचायती राज संस्थाओं को भारत में क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान में संविधान संशोधन लाया गया 1992, 1973वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, एक नया भाग 9 अंतर स्थापित किया गया, एक्सचेंज किया गया। और जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लोकसभा में से पेश किया गया था 22 दिसंबर 1992 को, पारित हुआ लोकसभा में। तिथि को याद रखिएगा, परीक्षा में सारी तिथियां पूछता है। लोकसभा में पारित हुआ 22 दिसंबर 1992, राज्यसभा में पारित हुआ अगले ही दिन 23 दिसंबर 1992। राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को इसे क्या किया, दस्तखत किया, अनुमोदित किया, मतलब साइन किया इस विधेयक पर, इसे अधिनियम में बदला। और उस समय 24 अप्रैल 1993 को इसे राजपत्र में प्रकाशित किया। भारत के जब गजट में राजपत्र में प्रकाशित हुआ, उसी तिथि को हम मानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या हो गई, लागू हो गई। कौन सी तिथि है ये, 24 अप्रैल 1993। तो 24 अप्रैल 1993 को अधिनियम पास हुआ, ध्यान रखिएगा। इसी कारण से 24 अप्रैल को हर साल हम आज भी पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नगरीय निकाय जो है 1 जून 1993 को पास हुआ, अधिनियम लागू हुआ। ध्यान रखिएगा इस चीज को ना। भारत के संविधान में जो पंचायती राज है भाग 9 में है, 11वीं अनुसूची शेड्यूल्ड 11th में है, अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ के बीच में है, जिसमें 29 विषय रखे गए हैं, ठीक है। और नगरीय निकाय अनुसूची 12 में 12वीं अनुसूची बनाई गई, उसके लिए आर्टिकल और अनुसूची में अंतर क्या है फिर कभी जरूर मैं क्लास में बताऊंगा आपको। भाग 9 का, ठीक है, जो 9 को हमें रखा गया 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, इसमें 18 विषय रखे गए। इस पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है, संविधान में लाने के लिए सबसे मेन प्रतिपादक तो गांधी जी थे ही। भीमराव अंबेडकर के साथ, बुक में आप पढ़ेंगे तो केवल भीमराव अंबेडकर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग थे भीमराव अंबेडकर के साथ साथ जो इस व्यवस्था के विरोधी थे। लेकिन ये बिल जो है पास हुआ और अनुच्छेद 40 को, है ना, ठीक है, डीपीएसपी नीति नेतृत्व राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा।
इसको अनुच्छेद 40 को संविधान सभा में इस आर्टिकल में जोड़ने में जो सबसे ज्यादा योगदान था वो था श्री मन नारायण अग्रवाल का, जो बहुत बड़े गांधी समर्थक भी थे। इन्हीं के प्रयासों से ये अनुच्छेद 40 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये पंचायती राज व्यवस्था के कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम को भी आपको समझना पड़ेगा कि पंचायती राज अधिनियम में एक चीज और भी समझेंगे आप यहाँ पर। 1995 में भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, पेशा एक्ट लागू किया गया 1996 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, पेशा एक्ट लागू किया गया 1996 से, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया 1996। अनुसूचित क्षेत्रों में जो प्रशासन होगा, जैसे अनुसूचित मतलब जहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज्यादा है, अनुसूचित क्षेत्र होगा, उससे कुछ मानक बिंदु होंगे। उन क्षेत्रों में जो प्रशासन होगा, उन क्षेत्रों में जो प्रशासन होगा वो अनुसूचित पेशा एक्ट के तहत होगा, और बाकी क्षेत्रों में जो प्रशासन होगा, प्रशासनिक व्यवस्था होगी, जो सिस्टम वहां काम करेगा, वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत होगा। ठीक है, तो पूरे देश भर में 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर, ध्यान रखिएगा, पेशा एक्ट लागू है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं ऐसे ओरल बता रहा हूं, आप और डेटा देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है ना, जहां तक उम्मीद है कि महाराष्ट्र है। ऐसे करके 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर पेशा एक्ट वर्तमान में लागू है। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में पेशा एक्ट वर्तमान में लागू है। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन के लिए पेशा एक्ट यहां तक हो गया। आगे आने वाले समय में पंचायती राज अधिनियम, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला देश का सबसे पहला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सतना जिला में सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। तो पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। पंचायती राज जहां लागू हो वो राज्य है क्या? राजस्थान। तो दोनों में अंतर समझिएगा। सतना में चूंकि छत्तीसगढ़ ही मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो इसलिए इन तिथियों को भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। मध्य प्रदेश विधानसभा में 30 दिसंबर पास हुआ, राज्यपाल ने दस्तखत किया 24 जनवरी को, राजपत्र में प्रकाशित हुआ 25 जनवरी को। इसीलिए जब आप लोग छत्तीसगढ़ का पंचायत अधिनियम आगे पढ़ोगे, उसमें ये लिखा हुआ मिलता है, साल में 4 जो बैठक होगी, उस 4 बैठक में 2 अक्टूबर कंपलसरी होता है ना, अप्रैल का एक तिथि कंपलसरी होता है, और ये 25 जनवरी भी कंपलसरी होता है। उसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि इसी दिन राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और लागू हो गया मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। 25 जनवरी से ही लागू है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि क्लास जरूर अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगेगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को थैंक यू।